Ninth class, let's move on to the next topic of the chapter, that is what is our system of elections. इंडिया में हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए ताकि वो प्रॉपर डेमोक्रेटिक एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जा सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि इंडिया के अंदर लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस जो है वो रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years कंडक्ट कराए जाते हैं बिकॉज वी फॉलो 5 year प्लान सिस्टम। After 5 years, the term of all the elected representatives come to an end. हर 5 साल बाद जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनका टर्म जो है वर्किंग टेन्योर है वो खत्म हो जाता है। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व। तो लोकसभा हो चाहे विधानसभा यानी सेंटर हो चाहे स्टेट लेवल असेंबलीज हो, दोनों डिसॉल्व हो जाती हैं आपकी, और इलेक्शंस उसके बाद एट द सेम टाइम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कराए जाते हैं। तो या तो वो सेम डे हो सकते हैं या विद इन फ्यू डेज करवाए जाते हैं। बिकॉज इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री तो सेम डे तो पॉसिबल नहीं है, बट विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड वो करवाए जाते हैं। इनको हम कहते हैं जनरल इलेक्शंस। उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इलेक्शंस बीच में करवाए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अचानक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, आइदर द लीडर डाइड और रिजाइन ड्यू टू सम रीजन या कोई और कारण हो सकता है। तो अगर बीच में किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए या एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए इलेक्शन करवाए जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम बाय इलेक्शन। तो यहाँ पर बेसिकली हमें जनरल इलेक्शन का प्रोसेस जो है इंडिया में वो देखना है। तो सबसे पहले हम पूरी कंट्री को इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं, यानी अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं ताकि हम हर पार्ट से रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकें और रूल करना हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाए। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपने देखा था कि हरियाणा में 90 MLAs चूज किए गए थे, यानी हरियाणा को 90 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। तो जैसे हम कंट्री को डिवाइड करते हैं वैसे स्टेट को भी बाद में डिवाइड किया जाता है ऐसे ही। यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट। अब यहाँ पर 90 MLAs कैसे चूज किए गए? तो ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति ने उन 90 MLAs के लिए वोट किया था। एक्चुअली जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप बिलोंग करते हो आप उसके लिए वोटिंग करने के लिए जाते हैं। तो जहाँ पर भी आप हो, the country is divided into different areas for the purpose of elections. These areas are called electoral constituencies. The voters who live in an area, आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हो। तो लोकसभा के पर्पस के लिए हमने पूरी कंट्री को हमारी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर रखा है। उसके बाद द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतने वाला जो मेंबर है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है, यानी MP कहलाता है। उसके बाद वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का कि हर वोट को हम एक ही काउंट करते हैं। That is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living within it. अब क्योंकि हर वोट की वैल्यू एक ही है इसलिए ये ध्यान रखा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते वक्त कि उनकी जो पॉपुलेशन है रफली इक्वल हो। इसीलिए जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर एक कॉम्पैक्ट एरिया में, छोटे एरिया में काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं तो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया वाइज छोटी होती है। और जहाँ पे स्कैटर्ड पॉपुलेशन है जैसे राजस्थान का डेजर्ट साइड वाला एरिया है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है क्योंकि पॉपुलेशन स्कैटर्ड है। और हमें यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से इनको डिवाइड करना, नॉट द किलोमीटर वाइज या एरिया के हिसाब से। तो अगर एरिया के हिसाब से करते तो यहाँ सब बराबर हो जाता, इक्वली हम उसको डिवाइड करते। तो किसी एरिया में आपके किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती, किसी में कम होती, लेकिन हम पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं। इसीलिए कई बार एरिया आपका छोटा होता है पॉपुलेशन क्योंकि ज़्यादा है, और कई बार एरिया बड़ा होता है क्योंकि पॉपुलेशन स्कैटर्ड है। तो इस हिसाब से तो हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड करते हैं। देन सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब ये था नेशनल लेवल का। उसके बाद स्टेट लेवल के लिए भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। स्टेट को हम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं, यानी आप ये कह सकते हो कि हर नेशनल लेवल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर और छोटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। तो स्टेट से जीतने वाले जो मेंबर्स हैं उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव MLA कहा जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उसके साथ फिर हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारी आपके स्टेट असेंबलीज हो गई। देन द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत। फिर यही प्रिंसिपल आपके और नीचे वाले लेवल पे, यानी थर्ड लेवल जो है हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या पंचायती राज है जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, वहाँ भी हम सिटीज़ को, टाउन्स को, विलेजेस को ऐसे ही वार्ड में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद समटाइम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर कॉल्ड काउंटेड एज सीट्स। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम आम बोलचाल की भाषा में सीट कहते हैं। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट्स 1 सीट इन द असेंबली। तो जिस तरह से हम अगर कह रहे हैं कि लोकदल ने
में 60 जो मेंबर्स थे उसके जीत गए हरियाणा में, यानी 60 सीटें उन्होंने निकाल ली थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट असेंबली में उनके 60 मेंबर्स, 60 एमएलएज पहुंच चुके थे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिया में कॉन्स्टिट्यूंसीज की। और इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली प्रिवेल्ड है, और हिस्टोरिकल टाइम से काफ़ी सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो कि काफ़ी पिछड़े हुए थे, जिनको लोअर कास्ट का दर्जा दिया गया था। उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली तक बढ़ाने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व किया गया है, ताकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड, इनका रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ तक पहुँच सके, हमारी डेमोक्रेसी ग्राउंड लेवल तक, ग्रास रूट तक जा सके, हमारा पार्लियामेंट जो है वो डाइवर्सिफाई हो सके। तो यहाँ पर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो समझते थे, उनको पता था कि अगर इनकी वॉइस वहाँ तक नहीं पहुँची तो ये वर्ग और ज़्यादा पिछड़ता चला जाएगा। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो सर्टेन वीकर सेक्शंस थे उनको आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इनके लिए सीट्स ब्लॉक की गई, क्योंकि इनके पास या तो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नहीं थे, या एजुकेशन नहीं थी, या एक्सपीरियंस नहीं था, या इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं थे कि वो जो जनरल वाले हैं या दूसरे वाले हैं उनसे आगे निकल पाते, तो वो कभी इनसे जीत ही नहीं पाते थे। तो इसीलिए उनके लिए प्रावधान रखा गया। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लिए जो हमने ब्लॉक कर रखी है वो है 84 सीट्स, और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो हमने ब्लॉक कर रखी है 47 सीट्स हमने ब्लॉक कर रखी है। तो करंटली ये स्टेटस है हमारी लोकसभा के अंदर। दिस नंबर इज इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। अब टोटल पॉपुलेशन में कितना शेयर है उसके अकॉर्डिंग सीट्स को डिवाइड किया हुआ है। The reserve seats and reserve seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group. अब ये काउंटिंग जो है ये चेंज भी होती रहती है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, क्योंकि अगर आप पहले देखोगे पुराने डेटा जो थे तो लोकसभा के अंदर SC के लिए 79 थी और ST के लिए 41 हुआ करती थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में 84 and 47 सीट्स हैं। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शंस। उसके बाद दूसरे वीकर सेक्शन तक बढ़ाया गया इसको। उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर हमने इसको वुमेन के ऊपर भी डाला है। यहाँ पर 1/3 सीट जो है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। उसके बाद अब ये आपका सारा काम कंप्लीट हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व हो गई। जब आप लर्न करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर आपका जो अगले पेज पर मैप दिया हुआ है, मैप में आपको इधर डेटास दिए हुए हैं कि कौन से स्टेट के अंदर कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपके यूपी के अंदर है, और सबसे कम जो है वो मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के अंदर है। तो आपको 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान रखना है। एंड यूनियन टेरिटरीज में हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो दिल्ली के अंदर है। तो 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये डेटास को लर्न कर लें। उसके बाद ये जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इसके अंदर यहाँ पे चुनाव लड़ने का मौका जो है वो जो रिजर्व कैंडिडेट्स हो उनको ही दिया जाता है। होता जनरल इलेक्शन है लेकिन उनको मौका दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी वोटर्स लिस्ट की। वोटर्स लिस्ट हर 5 साल में रिवाइज की जाती है, क्योंकि हर 5 साल में आपकी जो सेंसस है वो चेंज रहता है। कुछ नई जनरेशन के लोग हैं जो कि उस एलिजिबल एज के अंदर एंटर हो जाते हैं, और कुछ हैं जिनकी डेथ वगैरह हो जाती है उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो वोटर्स लिस्ट तैयार की जाती है, इसको हम इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसको वोटर लिस्ट ही कहा जाता है। तो हर 5 साल बाद रिवाइज की जाती है ताकि अप टू डेट बनी रहे, ताकि जब वोटिंग का मौका आए तो सबको जो भी एलिजिबल है उनको राइट टू वोट दिया जा सके। यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं होती, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, अनपढ़ हो, कैसा भी हो, सबको राइट टू वोट दिया जाता है। सिर्फ कुछ कंडीशंस में राइट टू वोट जो है वो डिनाई होता है, यानी आप स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट चल रहा हो या फिर आप अनसाउंड माइंड के हो, तब आपको रिमूव किया जाता है। अदरवाइज 18 एंड अबव वाले को राइट टू वोट इंडिया में दिया जाता है। उसके बाद एक सिस्टम निकाला गया था पिछले कुछ सालों में, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड का EPIC, ताकि आप जो है जब वोटिंग बूथ पे जाओ, पोलिंग बूथ पे जाओ तो अपना ये आई कार्ड लेके जाओ, वहाँ पर उसको दिखाओ और वोट कर सको। लेकिन उसके बाद इसको भी अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा आप राशन कार्ड है, लाइसेंस, कोई भी चीज़ लेके जा सकते हो। लेकिन अब वो सब भी ज़रूरी नहीं रहा, क्योंकि अब इलेक्शन से कुछ दिन पहले जो है आपके नाम की एक स्लिप है जिसमें आपका नाम और पोलिंग बूथ नंबर जो है, सेंटर वो जो नियर बाय आपका सेंटर है वो, उसके बाद आपका फोटो वोटो सब कुछ आ जाता है, आपके घर पहुंच जाती है। आप उस स्लिप को लेके जाते हो, सेंटर पे दिखाते हो, वहाँ पे वो टैली करते हैं और उसके बाद इंक लगा के आपको मौका मिल जाता है वोट करने का। तो फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी कम कर दी गई है। उसके बाद तीसरा आपका आता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। इसके अंदर वो लोग जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका नॉमिनेशन भरा जाता है। द ओनली डिफरेंस, अब इंडिया के अंदर एक वोटर जो है वो इलेक्टोरल भी हो सकता है, वो चुनाव भी लड़ सकता है। बस डिफरेंस क्या है, मिनिमम एज वोटिंग के लिए 18 एंड अबव है और
इलेक्शन लड़ने के लिए 25 एंड अबव है, तो आपको वो एज क्रॉस करनी है। रेस्ट्रिक्शंस हैं क्रिमिनल्स के ऊपर या अनसाउंड माइंड वाले उनके ऊपर ही है, अदरवाइज। और ये जो नॉमिनेशन पार्टी नॉमिनेशन है इसको हमारे यहाँ पर आम बोलचाल की भाषा में पार्टी टिकट कहा जाता है। तो जब भी कोई पर्सन जो इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको एक सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना पड़ता है। उसके अलावा भी रिसेंटली कुछ डिक्लेरेशंस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि ये आपको फुलफिल करनी है, जैसे सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। आपके अगेंस्ट कोई केस है तो आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। आपके एसेट्स और लायबिलिटीज योर्स एंड योर फैमिली मेंबर्स, उनकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, यानी आपकी संपत्ति कितनी है और आपके ऊपर जिम्मेदारियां कितनी, मीन्स आपने उधार जो कर रखा है दैट्स इट। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट वो आपको बताना पड़ेगा। हालांकि इंडिया में इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है क्योंकि इसको बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रखा गया है। हाँ, लेकिन अगर ये आपको दिखता है नॉमिनेशन में, आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। तो ये डिटेल्स जनता के सामने रखी जाती है ताकि वोटर अपना फैसला प्रॉपरली ले सके, डिसाइड कर सके whom to vote and whom to not। उसके बाद आता है आपका इलेक्शन कैंपेन का। जैसे ही आपने नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर लिया, आपको कैंपेनिंग के लिए टाइम पीरियड दिया जाता है। तो मेन पर्पस क्या है इलेक्शन का, इज टू गिव पीपल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव, द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रेफर। आम जनता को मौका दिया जाता है कि किन की पॉलिसीज अच्छी लगती है, उस कैंडिडेट को आप चूज करें। इन आवर कंट्रीज कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर अ 2 वीक पीरियड। इंडिया के अंदर 2 हफ्तों का टाइम दिया जाता है कैंपेनिंग के लिए बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट का नाम जब अनाउंस हो जाते हैं कि ये कैंडिडेट सिलेक्शन लड़ रहे हैं एंड द डेट ऑफ पोलिंग, और किस दिन पोलिंग होनी है यानी किस दिन वोट पड़ने हैं, उसके बीच 2 हफ्ते का टाइम उनको दिया जाता है। उसके बाद जिस दिन पोलिंग होनी है उसके 48 घंटे पहले यानी 2 दिन पहले आपकी कैंपेनिंग जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। यहाँ तक कि आप जब वोट डालने जा रहे हो तो आप कोई भी पॉलिटिकल सिंबल आपके साथ नहीं यूज कर सकते हो, लाइक ब्रॉच लगा लिया या कैप पहन लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो पोलिंग बूथ के अंदर लोग बैठे हैं उनके पास भी ऐसा कोई सिंबल वो लोग यूज नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। अब ऑफिशियल कैंपेनिंग का आपको 2 हफ्ते का टाइम देते हैं, अदरवाइज उसके काफ़ी दिनों पहले, काफ़ी महीनों पहले भी इस तरह की एक्टिविटी शुरू हो जाती है जहाँ पर वो पॉलिसीज वगैरह के बारे में या अपने अचीवमेंट्स के बारे में गिनाते हैं लोगों को। तो इलेक्शन कैंपेन जो है पॉलिटिकल पार्टीज, इसके जरिए पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन बिग इश्यूज। वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है कि इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है और किसके लिए हम वर्क करेंगे। दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इशू एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस, और इसके बेस पे लोगों के पार्टी जो वोट्स हैं वो अचीव करना चाहती है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको स्लोगन्स वगैरह दे रखे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने टाइम पर यूज करे थे। जैसे कांग्रेस पार्टी जब इंदिरा गांधी के टाइम पर थी तो उन्होंने 1971 के जो लोकसभा इलेक्शंस थे उसमें स्लोगन यूज किया था गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। हालांकि अभी तक हटी नहीं है हमारे यहाँ से, बट ऐसा उन्होंने यूज किया था। उसके बाद सेव डेमोक्रेसी लोकसभा इलेक्शंस में जनता पार्टी ने यूज किया था 1977 में, और उसके बाद ये वो टाइम था जब इमरजेंसी वगैरह लगाई गई थी और कुछ सिविल लिबर्टीज लोगों की छीन ली गई थी। फिर लेफ्ट फ्रंट ने स्लोगन यूज किया था लैंड टू द टिलर, यानी जो जमीन पे काम कर रहा है, जिसके टिलिंग कर रहा है, उसी को लैंड दी जाएगी। ये वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस में 1977 में यूज किया गया था। देन प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज, ये स्लोगन एन.टी. रामा राव ने, तेलुगु देशम पार्टी के जो लीडर थे आंध्र प्रदेश में, उन्होंने स्टेट असेंबली इलेक्शंस में 1983 में यूज किया था। In a democracy, it is better to leave political parties and candidates free to conduct their election campaign. डेमोक्रेसी के अंदर बेस्ट तरीका यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को फ्री छोड़ दो अपनी कैंपेनिंग के लिए the way they want to. But it is sometimes necessary to regulate campaigns to ensure that every political party and candidate gets equal and fair chance to compete. लेकिन फेयर और इक्वल चांस भी सबको मिलना ज़रूरी होता है, और इसीलिए हमारे इलेक्शन लॉ ने कैंडिडेट्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं दैट दे कांट ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। किसी तरह से ना तो डराएंगे ना रिश्वत देंगे वोटर को, कास्ट और रिलीजन के नाम पर वोट अपील नहीं करेंगे, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन के लिए यानी लोकसभा इलेक्शन के लिए 25 लाख से ऊपर खर्च नहीं होगा, और स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए 10 लाख से ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते हो। इफ दे डू सो, अगर ऐसा करते हैं, इसके अगेंस्ट वो कुछ काम करते हैं, तो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन इफ आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। जीतने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चाहे तो इनके रिजल्ट को रिजेक्ट कर सकता है।
उसके अलावा इन एडिशन टू द लॉज, इन लॉज के अलावा ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू एग्री टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट और दिए गए इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए जो आपको ध्यान से यूज करने हैं। जैसे यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, आप कैंपेनिंग के लिए किसी धार्मिक स्थान का इस्तेमाल नहीं करोगे। गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट और ऑफिशियल्स का इलेक्शंस के टाइम पे इस्तेमाल नहीं होगा। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद वो मिनिस्टर्स जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं या जो अभी रूलिंग में हैं वो कोई भी फाउंडेशन स्टोन या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं करेंगे, कोई बिग पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। उसके बाद लास्ट स्टेप आती है हमारी पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, यानी जिस दिन हमें वोट डालने जाना है तो एक निश्चित दिन होता है, निश्चित स्थान होता है जहां पर वोटर्स वोट डालने जाते हैं पोलिंग बूथ के अंदर। जिस बूथ में आप वोट डालने के लिए जाते हो वहां पर जितने कैंडिडेट्स उस एरिया से लड़ने वाले हैं उनकी पार्टी के मेंबर्स अंदर होते हैं। हालांकि पर्सनली आप जानते हो तो समझ सकते हो कौन सा है, लेकिन कोई सिंबल वो यूज़ नहीं करेंगे। वो इसलिए होते हैं ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का प्रोसेस वो देख सकें कोई गलती तो नहीं हो रही। काउंटिंग हो जाती है, उसके बाद सारे बॉक्सेस, अभी तो ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल होता है तो उनको पैक करके एक निश्चित स्थान पे पहुंचाया जाता है और फिर पर्टिकुलर डेट जब काउंटिंग होनी है तब काउंटिंग की जाती है। तो काउंटिंग के वक्त भी इसी तरह से हर कैंडिडेट का कोई ना कोई एजेंट वहाँ पर होता है ताकि वो फेयरनेस को चेक कर सके कि किसी तरह की कोई धोखाधड़ी ना हो और उसके बाद अल्टीमेटली जिसके वोट सबसे ज़्यादा आते हैं उसको इलेक्टेड जीता हुआ उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये जो ईवीएम मशीन से पहले बैलेट पेपर चलता था जिसके अंदर सारे सिंबल्स और नेम्स होते थे, लोग स्टैम्प लगाते थे, उसको फोल्ड करके डालते थे, बट उसमें वेस्टेज ऑफ पेपर काफ़ी होता है, काउंटिंग में काफ़ी टाइम लगता है। तो उसके बाद ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आई थी। मशीन एक ऐसा लंबा सा डिवाइस होता है, उसमें भी ऐसे होता है कि नेम होता है, सिंबल होता है, बटन होता है, आपको जिसको भी वोट करना है आप बटन प्रेस करोगे, नहीं करना है। जैसे नोटा का भी होता है कि आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं, आप नोटा पे प्रेस कर सकते हो। तो ये सारी उसके बाद पैक होकर चली जाती है, सील पैक हो जाती है सारी और उसके बाद निश्चित टाइम पर इनको खोला जाता है, काउंटिंग होती है और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया जाता है। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया।